Hello students, good morning to all. Today I am going to explain chapter number 17. स्टूडेंट चैप्टर का नेम जो है यहाँ पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज आवर चैप्टर नेम एंड फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ द चैप्टर. तो ब्रीदिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट्स the process of taking oxygen inside the body and giving out the CO2 from the body is called the breathing. It is a physical process and in this process energy also utilized. So now again I am telling the inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is known as breathing and exchange of gas. और सेकेंड थिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टूडेंट गैसेस का एक्सचेंज एक तो लंग्स में होता है. लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वलाइज प्रेजेंट होते हैं. तो उन एल्वलाइज की सरफेस पर ब्लड कैपलरीज का नेटवर्क फैला हुआ होता है. उन्हीं ब्लड कैपलरीज में स्ट्रेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लाता है. और वहाँ पर स्ट्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वुलर कैविटी में डिफ्यूज़ आउट हो जाती है. और जो एल्वुलर कैविटी में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड उसे कैरी कर लेता है और डीओबी कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. तभी ये ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल उसे बॉडी पार्ट्स में पंप कर देगा. तो स्टूडेंट एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर होता है. सेकेंड है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है वहाँ पर ये गैसेस का एक्सचेंज टिश्यू, फ्लूइड और ब्लड के बीच में टेक्स प्लेस होता है. तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होती है और ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज़ आउट हो जाती है. तो स्टूडेंट तो दो जगह पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. एक तो ब्लड एंड एल्वुलर कैविटी और सेकेंड है ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस in our body. Students, now I will discuss the different topics covered up in this chapter. First one is respiratory organ in animals. सबसे पहले हम डिफरेंट एनिमल्स में के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि किस एनिमल में किस टाइप का रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है और किसके थ्रू वो ब्रीदिंग करता है. नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन. हम लोग स्टडी करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एट इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन. ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है और ह्यूमन में इसे कैसे रेगुलेट किया जाता है वो इसमें हम लोग कवर अप करेंगे. नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट गैसेस का किस टाइप से होता है. फिर है स्टूडेंट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का रेगुलेशन बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट करता है और कैसे होता है. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी बलून
डिफरेंट स्टूडेंट यहाँ पे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे और इसमें हम डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे अस्थमा है, एम्फीसेमा है, ओआरडी है। तो स्टूडेंट दीज आर द 9 टॉपिक्स we will discuss, and you please watch all the lectures video, and then you can understand the chapter number 17, breathing and exchange of gases. Now student, firstly we discuss what is respiration. respiration क्या होता है स्टूडेंट? रेस्पिरेशन का मीन्स है द कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीन्स होता है कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी को रिलीज करवाता है और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, फूड से एनर्जी का रिलीज होना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। अब यहाँ पर हम अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में होता तो है ऐसा कि ऑक्सीजन बॉडी में हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये भी ठीक है, पर दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। अब यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो 2 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है ग्लूकोज और सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ग्लूकोज की हेल्प से स्टूडेंट ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा और ये CO2 और वाटर में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट, इस दौरान 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी जिसका 40% स्टोर हो जाएगा 38 ATP के फॉर्म में, और बाकी जो 60% एनर्जी है वो तुरंत हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में यूज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ग्लूकोज इज़ अ सेलुलर फ्यूल because it gives the energy inside the cell, and oxygen here is a supporter, या you can say that ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है और CO2 का एक्सहेलेशन होता है, बिकॉज CO2 इज ए हार्मफुल गैस और इसका बॉडी से निकलना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस हियर नेक्स्ट नीड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की आखिर क्या आवश्यकता है, क्यों होना चाहिए बॉडी के अंदर ये? तो स्टूडेंट, फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी को रिलीज कराने के लिए रेस्पिरेशन का होना ज़रूरी है। अब ये एनर्जी क्या करती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिना एनर्जी के हमारी बॉडी में ना तो ग्रोथ हो सकती है ना डेवलपमेंट हो सकता है। सेकेंड है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन के लिए भी कंटिन्यूअसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो 100% आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट करेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को ही मूव कराएंगे। जैसे ये मैं पेन से यहाँ पे अपने फिंगर के द्वारा मूव करा रहा हूँ, तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मैं बोल रहा हूँ इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो बिना एनर्जी के हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस। हमारी बॉडी में जो कह सकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी कंटिन्यूअसली चाहिए ही चाहिए। अब नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे बॉडी में की सेल्स के अंदर मटेरियल इन और आउट होता है, तो उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ हार्ट। आपने स्टूडेंट ये सुना ही होगा कि यू हैव लिसन्ड अर्लियर कि हार्ट फ्रॉम जब से उसका फॉर्मेशन होता है तब से वो ब्लड को पंप करता है और डेथ तक कंटिन्यूअसली विदाउट टेकिंग रेस्ट इट वर्क कंटिन्यूअसली। तो फॉर द वर्किंग ऑफ हार्ट एनर्जी कंटिन्यूअसली इज रिक्वायर्ड। सो अगर एनर्जी नहीं होगी तो हार्ट वर्क नहीं कर सकता। और हार्ट फेल होने का एक ही रीज़न यहाँ पे ज़्यादातर होता है कि एनर्जी की कमी हो जाना। जब हार्ट में एनर्जी कमी हो जाएगी तभी उसकी वर्किंग स्टॉप हो सकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट है होमियोस्टेसिस। बॉडी का कंटिन्यूअसली इंटरनल एटमॉस्फेयर लगातार मेंटेन रखने को ही होमियोस्टेसिस कहा जाता है। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टू डेवलप इम्यूनिटी। अगर बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तभी हमारी बॉडी उस डिजीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी और इसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट वन मोर रिमेन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट these are the few process in which energy is required. Without energy these process do not takes place. So student, in this way you can understand what is the need of respiration in our body. Now student, here one term ATP came earlier and you don't know what is ATP. So now I explain this, you can understand. ATP stand for adenosine triphosphate. ATP की फुल फॉर्म है स्टूडेंट एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो क्या होता है ATP? तो ATP स्टूडेंट इज अ एनर्जी स्टोरिंग मालिक्यूल। एक ऐसा मालिक्यूल है जिसके अंदर एनर्जी जो जब इसका फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। तो स्टूडेंट इसीलिए इसे करेंसी कॉइन ऑफ एनर्जी कहा गया है, बिकॉज इट डिकम्पोज, जब ये डिकम्पोज होता है इनटू ADP एंड फॉस्फेट आयन देन इट प्रोड्यूस द एनर्जी, तब ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जैसे ATP ब्रेक डाउन हुआ, ADP और 1 IP बना और 30.6 किलो जूल एनर्जी एक ATP से रिलीज होती है। और इसी एनर्जी की वजह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। इसी टाइप से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब बनता है, वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन
डिकम्पोजिशन होता है या कह सकते हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है, तब इसी टाइप से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। और स्टूडेंट ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल में स्टोर हो जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तभी ये टूटते हैं। ADP और IP में 30.6 किलो जूल पर ATP के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट 1 ATP इज मेड अप ऑफ 1 एडिनोसिन, 1 पेंटोस शुगर एंड 3 फास्फेट आयन या ग्रुप। ये 3 चीज़ें मिलकर के ATP का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सपोज करिए ये एडिनोसिन है, दिस इज अ पेंटोस शुगर, these are the 3 phosphate ions. When combined after using 30.6 kilojoule energy, then this ATP is formed. Okay, so in this way you can understand what is ATP and how it is formed. During respiration ATP are formed in mitochondria. रेस्पिरेशन के दौरान ATP जो है, कुछ ATP स्टूडेंट ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में डायरेक्टली 4 ATP बनते हैं, 2 यूज़ हो जाते हैं, और बाकी जो है NADPH के द्वारा 2 NADPH से 6 ATP और बनते हैं, और वो 6 और 2 8 ATP बन जाते हैं स्टूडेंट ग्लाइकोलिसिस में, और बाकी 30 जो बनेंगे वो क्रैब साइकिल के द्वारा का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट। तो टोटल 38 ATP हमारे बॉडी के अंदर एक सेल में बन जाते हैं। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ATP एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड।